माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आज आपके सामने विगत वर्ष अकाउंटेंट का एक पेपर है जिसमें इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा बिजनेस और अकाउंट्स के पेपर हैं। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है। इस तरह के प्रश्न उत्तर भी आपके सामने आ सकते हैं, तो देखते हैं इसको वन बाय वन। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी भारत की राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना, आय और संपत्ति में असमानता कम करना, आय में स्थिरता को बढ़ावा देना, या आर्थिक व्यवस्था में तरलता को बढ़ाना। अब देखिए, रोजगार अवसरों को बढ़ाना भी हो सकता है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की होती है एक्सपेंडिचर एंड इनकम पॉलिसी, यानी कि टैक्स वसूल करती है और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। तो उसमें देखा जाएगा कि जो रोजगार अवसर हैं वो तो बढ़ाना है, क्योंकि पुल वगैरह बनाना, ब्रिज बनाना, कैनल्स बनाना, नहरें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, तो उससे क्या होता है? रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो रोजगार अवसर को बढ़ावा देना तो राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद आय और संपत्ति में समानता कम करना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी सही है। फिर है आय में स्थिरता को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी बिल्कुल सही है, उसको प्रमोट करना कि प्राइस ताकि स्थिर रह सके। इसमें आर्थिक व्यवस्था में तरलता को बढ़ावा देना, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। तो आर्थिक व्यवस्था में तरलता को बढ़ावा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। दूसरा प्रश्न है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्जिनल प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, या प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। जो कंपनियां विविधता वाली चीज उत्पादित करती हैं और बेचती हैं, वह सामान्य रूप से क्या पालन करती हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्पाद लाइन कीमत, ये सेट ऑफ, इसका मतलब प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स? कंकरेंट डेविएशन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, यूल्स मेथड, या कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी। तो इसका सही उत्तर है कंकरेंट डेविएशन मेथड, क्योंकि यूल्स मेथड भी आपका सही है, प्रोपोर्शन मेथड भी सही है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कंकरेंट डेविएशन मेथड इज नॉट मेथड ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगला प्रश्न है, ए सेट ऑफ डेटा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेट ऑफ डेटा बाय मीन्स ऑफ सेंटर वैल्यू एंड डिस्पर्सन, सेंटर वैल्यू डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, सेंटर वैल्यू डिस्पर्सन स्क्यूनेस एंड क्यूट्रोस, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है सी, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्सन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, सी। अगला प्रश्न है, द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज ए और एन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, या मैक्रो सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है बी, क्लोज सिस्टम, यानी कि देयर इज नो कनेक्शन विद एनवायरमेंट, तो बंद प्रणाली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एन एलिमेंट ऑफ द मेगा एनवायरमेंट? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। तो सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो नॉट आइडेंटिफाइड एन एलिमेंट ऑफ मेगा एनवायरमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल भी सही है, लीगल पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल कल्चर भी सही है, बट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज नॉट आइडेंटिफाइड। ऑप्शन आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रेफर्स टू? थर्ड सेक्टर, द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, द सर्विस सेक्टर, द वॉलंटरी सेक्शन, या स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड सेक्टर, बहुत से बच्चे सर्विस लगा दें, इसका सही उत्तर है स्वैच्छिक क्षेत्र, यानी कि थर्ड सेक्टर में, थर्ड टर्म में आपका आ गया है थर्ड सेक्टर, जैसे कि आपका एनपी हो गया, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चैरिटीज इंस्टीट्यूशन हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गया, तो ये आपका कहलाएगा स्वैच्छिक क्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा द वॉलंटरी सेक्शन। अगला प्रश्न है, the competition which satisfy a particular category of desire, brand competition, product from competition, generic competition, या none of these। तो इसका सही उत्तर है जेनरिक कंपटीशन। अगला प्रश्न है, एक ज्वाइंट वेंचर इज ऑलवेज ए टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ए मार्केटिंग एग्रीमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ज्वाइंट वेंचर इज एन स्ट्रेटेजिक अलायंस।
अगला प्रश्न है 10वां, A significant reduction in aggregate economic activity is known as a budget deficit, business cycle, recession या ट्रोगर। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा रिसेशन, यानी कि व्यापारिक मंदी। तो सकल आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण घटाव को क्या कहते हैं? व्यापारिक मंदी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें क्या है, आर्थिक नियोजन का आवश्यक लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिश्र अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, फेमा सिग्निफाइज फ्री एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मॉनिटरी एक्ट या फ्री एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्ट। तो इसका सही उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी। ठीक है, ये 1999 1999 का ये पार्लियामेंट एक्ट है ऑफ इंडिया का। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, फॉर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, फॉर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या सभी। तो पब्लिक सेक्टर भी आता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी आता है, और तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो फॉर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? वेस्ट कोर्ट, वर्क्स कमिटी, कंसलेशन ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ कंसलेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेज कोर्ट। ये नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेज कोर्ट। अगला प्रश्न है, सेनवेट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या सर्विस टैक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली इट इज द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेनवेट। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी, कंपनीज एक्ट या आरबीआई। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच वाज एस्टेब्लिश इन 1988। तो इसको बनाया गया था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं भारत में 24, उन सबको कंट्रोल करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सेबी। अगला प्रश्न है, द प्री लिबरलाइजेशन एरा ऑफ इंडियाज इकोनॉमी वाज अंडर द ग्रिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल डेफिसिट या अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पूर्व युग किस पकड़ में था? भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पूर्व युग किस पकड़ में था? बेरोजगारी युग था, रोजगार के तहत, राजकोषीय घाटा या प्रतिकूल और सचेतक भुगतान संतुलन। तो सही उत्तर है डी, अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला प्रश्न है, द टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो नहीं आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, बैंक लोन, लीज ऑब्लिगेशन, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तकनीकी जानकारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? टेक्निकल नॉलेज इज नॉट फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि बैंक लोन भी आएगा, लीज ऑब्लिगेशंस भी आएंगे, शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स आपके फाइनेंशियल एसेट्स पार्ट हैं, लेकिन इसमें तकनीकी जानकारी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एसेट्स 19% एसेट्स विच डज नॉट रिक्वायर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जमीन, पट्टाग्रह संपत्ति, पशुधन या लूज टूल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, लैंड, क्योंकि लैंड एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए वह संपत्ति जिसके लिए मूल्यह्रास के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, तो वो पट्टाग्रह संपत्ति में भी होता है, पशुधन में भी या लूज टूल्स में भी, मगर इसका आंसर हो जाएगा जमीन। अगला प्रश्न है, accommodation bills are generally for genuine trade reason, for mutual financial accommodation, to help augment money supply या all of these। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पारस्परिक वित्तीय निभाव के लिए, यानी फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल एकोमोडेशन। अगला प्रश्न है, वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या बोथ एंड सी। तो इसका डायनेमिक भी है और स्ट्रक्चरल भी है, लेकिन इसका स्टैटिक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। तो आंसर इज राइट, डी, बोथ ए एंड सी, डायनेमिक एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अगला प्रश्न है, नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाय ड्रॉअर ऑफ द बिल, एंडोर्सर या बैंक।
तो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? जब बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो नोटरी को हमेशा क्या देते हैं? नोटिंग चार्जेस पे किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज। ड्रॉर ऑफ द बिल भी पे करता है, जो कि फाइनली अल्टीमेट कौन देता है? ड्रॉई से लिया जाता है, वो करता है बॉन्ड। बैंक भी इसको पे करता है एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, एंड एंडोर्सर भी, और फाइनली एंडोर्सर से लिया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, निम्न के द्वारा नोटरी पब्लिक नोटरी पर भार भुगतान किया जाता है सभी बिल के आदेशक, पृष्ठांकक और बैंक। अगला प्रश्न है, फीफो मेथड इज एडमिसिबल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ। एडमिसिबल यानी कि फीफो विधि किस अवधि दौरान सराहनीय है? तो इसका सही उत्तर है क्या है? बढ़ता मूल्य, मूल्य में गिरावट, या अचल कीमत, या अस्थिर मूल्य। राइजिंग प्राइजेस, फॉलिंग प्राइजेस, कांस्टेंट प्राइजेस, या फ्लक्चुएटिंग प्राइजेस। तो इसका सही उत्तर है बी, फॉलिंग प्राइजेस। तो फीफो मेथड इज एडमिसिबल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, जब कीमतें घटती हैं। अगला प्रश्न है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। ट्रू, फॉल्स, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ट्रू। तो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में से क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट इज अ क्रेडिटर, तो इसका जो प्रोविजन डिस्काउंट होगा डेबिट होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ दीज। वर्ष अंक योग पद्धति के तहत मूल्य ह्रास वर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटता है, डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसीट? रिसीप्ट फ्रॉम सेल्स, फी रिसीप्ट फ्रॉम सर्विस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दीज। अब देखिए इसमें कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं तो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है? बिक्री से आय, ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेवा क्रय प्राप्त शुल्क, ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। निवेश पर ब्याज, ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपका बार बार इनकम हो रही है, हर साल हो रही है। और कैपिटल होता है वंस टाइम, तो रेकरिंग नेचर होता है रेवेन्यू, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, यानी कि ऑल आर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सही उत्तर है डी, ऑल, सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द सेविंग, इन्वेस्टमेंट लेस सेविंग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट निकालने के लिए आप ग्रॉस में से क्या घटाते हैं? डेप्रिसिएशन घटाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रॉस निवेश माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगला प्रश्न है, वेयर इज द क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है? ट्रेडिंग खाता बैलेंस शीट, ट्रेडिंग खाता, लाभानी खाता। वैसे नॉर्मल कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाता। अगर दिखा गया तो सिर्फ वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। अब ऐसे जनरली कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है सेल्स के बाद, और उसके बाद एसेट्स में दिखाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक टेकिंग इज और आर पर पीरियडिकल, कंटिन्यूअस, बोथ इन बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगातार, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। तो सही उत्तर है लगातार, सतत सूची प्रणाली में स्टॉक टेकिंग है लगातार। अगला प्रश्न है, विच मेथड रिजल्टिंग इन लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड लोअर इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। अब राइजिंग प्राइस क्या है? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लीफो, क्योंकि फॉलिंग प्राइस में फीफो और राइजिंग प्राइस में लीफो। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इशूड बाय ICAI, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चेंज इन मेथड इज परमिटेड प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, नेगेटिवली, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी, पूर्व व्यापी प्रभाव से। अगला प्रश्न है, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि क्षमता बढ़ जाती है बिजनेस की कमाने की। तो खर्च जो व्यापार की उपार्जन क्षमता में बढ़ोतरी किस में परिणामित होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके रेकरिंग नेचर के होते हैं, खर्चे करना, सैलरी देना, ठीक है। मगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आंसर होगा पूंजी खर्च। अगला प्रश्न है,
इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द बिल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ। अब रिन्यूअल बिल कब होता है? मान लीजिए ड्रॉ पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसने उससे रिक्वेस्ट करी किससे? ड्रॉर से, लेखक से, कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँ, बिल को रिन्यू कर दो आगे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो हम उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो करेंगे फ्रेश बिल के लिए। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फ्रेश बिल यानी कि ताज़ा बिल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, ताज़ा बिल। अगला प्रश्न है, इफ देयर इज एन एरर इन ए नॉमिनल अकाउंट इट सेल डायरेक्टली इफेक्ट। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है। यदि नाम मात्र खाते में त्रुटि है तो वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? लाभानी खाते को, बैलेंस शीट को, या दोनों? अब देखिए, बैलेंस शीट में तो आपके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही जाते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जाते हैं, और लाभानी खाते में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाभानी खाता, क्योंकि नाम मात्र खाते आपके कहाँ जाते हैं? लाभानी खाते में इफेक्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे खर्चे दिखाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभानी खाते में नाम मात्र खाते में त्रुटि है तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, या बोथ एंड बी, या कैश इनफ्लोज? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सूची के अनुचित मूल्यांकन से प्रभावित होगा? अगर मान लीजिए आपने इम्प्रॉपर एवल्यूशन किया है इन्वेंट्री का, स्टॉक रखा हुआ आपके पास जो कि सोल्ड नहीं हुआ, या सेमी फिनिश्ड है या फिनिश्ड है, और उसका आपने प्रॉपर इम्पेल्यूशन नहीं किया, तो क्या इफेक्ट होगा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी प्रॉफिट से ही शो होती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बोथ ए एंड बी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन बोथ आर इफेक्टेड। आंसर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड इंस्टीट्यूट, यानी कि लेखांकन मानदंड कानून का ओवरराइड कर सकते हैं? सही, गलत, अधूरा कथन, या इनमें से कोई नहीं? आप मानते हैं ये ट्रू है, फॉल्स है, या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, या नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेखांकन मानदंड कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, Manish, an accountant, has wrongly debited sales account by 200 instead of credit it by 200। नॉर्मल सेल्स क्या है? हमारी इनकम है, और इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और हमने गलती से अकाउंटेंट मनीष ने कहाँ दिखा दिया? डेबिट में। तो कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन तो होती है कि लेफ्ट हो गई एंट्री, आपने की नहीं, लेकिन आप तो यहाँ पर एंट्री करिए। तो दूसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब देखिए, एरर ऑफ पोस्टिंग भी नहीं हो सकती कि आपने पोस्टिंग गलत की हो, या एरर ऑफ रिकॉर्ड करते समय गलती हो, लेकिन यह एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने सिद्धांतिक तौर पर इनकम को क्रेडिट करें, ना कि डेबिट। तो आंसर हो जाएगा सिद्धांत की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? देखो कितना अच्छा बताया गया। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, एसेट्स माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, या लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज एसेट्स। वैसे देखिए, नॉर्मल क्या होता है? हमारी जो टोटल एसेट्स होती है वो होती है इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो हमारी इक्वेशन ये बननी चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारी ये भी हो सकती है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, एसेट्स माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो इसमें देखिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी होता है। तो अगर हम एसेट्स में से कोई भी एक चीज़ घटाएंगे तो अदर आ जाएगा। तो इसका आंसर गलत है, क्या है? इज नॉट करेक्ट, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज द डेबिट। देखो कितना अच्छा बताया उसने, इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अगला प्रश्न ये है, अगला पॉइंट, इंक्रीज इन एसेट्स एट क्रेडिट, जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। अगला है पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, या नन ऑफ दीज। अब देखिए इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जब भी हमारी लायबिलिटी, उसने कहा कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो, जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होना चाहिए, तो बी तो गलत है, और इंक्रीज एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट होता है हमेशा। जब भी एक्सपेंसेस रूल कहता है लुकास पेस्ट्री के अकॉर्डिंग कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस तो डेबिट होना चाहिए, तो भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा पहला, इंक्रीज लायबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज आर डेबिट। जैसे क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट होंगे लायबिलिटी साइड में। तो आंसर हो गया, देनदारियों में बढ़ोतरी क्रेडिट्स है और घटाव डेबिट्स हैं। और अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट एज्यूम एन indefinite life of the entity. B, in accounting accrual basis is used
फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा विधान सही है या है? दोहरी पहलू की अवधारणा एक इकाई का अनिश्चित जीवन ग्रहण करता है, और यही इसका उत्तर है 40 का ए, क्योंकि इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कि दोहरी पहलू की अवधारणा एक इकाई का अनिश्चित जीवन ग्रहण करता है। तो ये थे वाणिज्य कुछ प्रश्न। आपने देखा होगा वाणिज्य का जो कॉमर्स का पेपर अकाउंटेंट का, इसमें पेपर इस तरह से बनाया गया है, कुछ अर्थशास्त्र के भी हैं, कुछ बिजनेस के भी हैं, और अकाउंट्स का भी एक मिला जुला भी आ सकता है पेपर। तो आप इस तरह की तैयारी कीजिए, और बिजनेस और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देख लीजिए, और वाणिज्य के अकाउंट्स के पेपर हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और धन्यवाद।